आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो है 024857। आज हम इसके मैथ्स के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पेपर का आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। हमें कह रहा है बाय रिड्यूसिंग ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ एग ए पर्सन कुड बाय 3 egg मोर देन फाइंड द नंबर ऑफ एग दैट ही इज बाइंग नाउ। अंडों के मूल्य में 10% की कमी होने से एक व्यक्ति अब 10 अंडे अधिक खरीद सकता है। तो उसके द्वारा अब खरीदे गए कुल अंडों की संख्या ज्ञात करनी है कि क्या होगी। तो अब देखो रेट अगर हम 10% कम कर रहे हैं, इसको फ्रैक्शन में 1/10 लिखेंगे। तो रेट अगर ओरिजिनलिटी में 10 होगा तो अब कितना हो जाएगा 9। रेट अगर 10 से 9 हुआ तो हम जो परचेज बाय कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी हम क्या कर सकते हैं, 9 से 10 कर सकते हैं। क्वांटिटी 9 से 10 कर सकते हैं तो 1 से बढ़ा सकते हैं। हम कह रहे हैं 1 से बढ़ा सकते हैं और वो कह रहा है 1 की वैल्यू 3 अंडे के बराबर। तो हमें 10 की वैल्यू चाहिए, तो 10 की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी, 10 × 3 क्या जाएगा 30। तो हम कितने अंडे अब खरीद सकते हैं, 30। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 ये रहा हमारे सामने। हमें कह रहे हैं 3 साल के लिए 8% से सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस बताना है। रेट अगर हमारे पास 8%, टाइम हमारे पास 3 ईयर। यहां से अगर अपन SI परसेंटेज निकालें तो 8 × 3 क्या जाएगा 24%। CI परसेंटेज अगर आप लोगों को याद हो, हमने 3 साल वाली टेबल याद कर रखी है। 8% से 3 साल का CI आता है 25.9712%। तो दोनों का अगर अपन डिफरेंस देखें तो क्या आ जाएगा 1.9712%। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पर। 53 ये रहा हमारे सामने। राम और श्याम एक नदी पर P और Q बिंदु से एक दूसरे की तरफ आना शुरू करते हैं। यदि राम धारा के साथ और श्याम धारा के विपरीत जाते हैं तो वे दोनों 24 मिनट के बाद मिलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों मिलेंगे अगर राम धारा के विपरीत जाए और श्याम धारा के साथ जाए। अब देखो राम और श्याम 2 पर्सन है हमारे पास। हम अगर कहें कि राम की स्पीड हम लोग 1 km/h मान लें और श्याम की स्पीड हम मान लें 20 km/h, और जो हमारे पास स्ट्रीम है, धारा जो है, उसकी स्पीड अगर हम ले लें y, जो हमेशा से हम यूज करते हैं y km/h, तो अब अगर ये P और Q से एक दूसरे की तरफ आना शुरू करते हैं तो राम अगर धारा के साथ चलेगा तो उसकी स्पीड a + y। श्याम अगर धारा के विपरीत चलेगा तो उसकी स्पीड हमारे पास b - y। अब दोनों के मिलने का टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड होता है। दोनों के बीच की दूरी अगर मैं d किलोमीटर मान लूं, टाइम हमें 24 मिनट दे रखे हैं, रिलेटिव डिस्टेंस d, रिलेटिव स्पीड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड का टोटल y से y कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा a + b। अब अगर मैं इनकी डायरेक्शन चेंज भी कर दूं कि अगर मैं P से Q की ओर चला रहा हूं, राम को अगर मैं धारा के विपरीत चलाऊं a - y, श्याम को अगर मैं धारा के साथ चलाऊं तो b + y। अगर अपन इस तरह से भी चलाते हैं तो रिलेटिव स्पीड इन दोनों की स्पीड का टोटल y से y कट जाएगा, तब भी रिलेटिव स्पीड क्या a + b आएगी। तो अभी उनको जितना टाइम लग रहा है बाद में भी क्या होगा, उतना ही टाइम लगेगा। तो आंसर क्या जाएगा 24 मिनट। ये हमारे पास 53 नंबर का आंसर आ जाएगा, सेम 24 मिनट, जितना टाइम उन्हें पहले लग रहा था। क्योंकि हमारे पास दोनों कंडीशन में जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो दोनों की स्पीड का ही टोटल आएगी, क्योंकि स्टीम की स्पीड से स्टीम की स्पीड दोनों साइड कट जाएगी। एक साइड प्लस होगी, एक साइड माइनस, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पर हमें कह रहे हैं ए और बी पाइप एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 12 दिन में और तीनों 6 दिन में। तो ए और सी इस काम को कितने समय में करेंगे। देखिए हमें कह रहा है ए और बी 2 पाइप है हमारे पास। ए और बी 2 पाइप है, इस काम को 8 दिन में कर सकते हैं। फिर हमें कह रहे हैं बी और सी ये 2 पाइप है, इस काम को 12 दिन में कर सकते हैं, और तीनों मिलकर इस काम को करेंगे 6 दिन में। हमें बताना है ए और सी मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। सबसे पहला काम टोटल वर्क निकाला। टोटल वर्क क्या है 24। ए और बी की एफिशिएंसी 3, बी और सी की एफिशिएंसी 2 और सी और ए की एफिशिएंसी हमारे पास ए बी सी तीनों की 4। अब देखो ए बी और बी सी इनका अगर मैं टोटल करूं
तो मेरे पास a प्लस बी प्लस सी, इन सब की एफिशिएंसी का टोटल क्या 5 आया, 3 + 2 5, जबकि ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी का टोटल क्या है 4। तो अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या b की वैल्यू 1, अब b की वैल्यू अगर 1 है, a और b का टोटल 3 है, इसका मतलब a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, b और c का टोटल 2 है तो c की वैल्यू 1, तो a की एफिशिएंसी 2, c की एफिशिएंसी 1, तो दोनों की एफिशिएंसी 3। तो दोनों इस काम को कितने टाइम में करेंगे, 24/3 8 डेज में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पर। ए वेसल इज filled with 14641 liter of pure milk, 2/11 of the milk is replaced with the water and the process is repeated 3 times more. How much liter pure milk would still remaining in the vessel? एक कंटेनर में 14,641 लीटर प्योर मिल्क था, इसमें से हमने 2 दूध निकालकर पानी से बदल दिया और ये प्रोसेस हमने 3 बार और दोहराया। क्वेश्चन बोल रहे हैं 3 बार और दोहराया, और दोहराने का मतलब टोटल कितनी बार करा, 4 बार। अब हमें बताना है कि कितनी लीटर रिमेनिंग मिल्क बचेगा। तो रिमेनिंग मिल्क का हम लोगों को फॉर्मूला आता है, इनिशियल मिल्क हमारे पास इतना इंटू 1 माइनस, हम इसमें से 2/11 भाग निकाल रहे हैं और ये प्रोसेस कितनी बार कर रहे हैं, 4 बार, तो इसकी पावर 4 लिख देंगे। तो 14641 इंटू 9/11 की पावर 4। अब देखो 11 की पावर 4 अगर अपन देखें तो क्या होती है 14641, तो 11 की पावर 4 से ही कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगी 9 की पावर 4। तो 9 की पावर 4 अगर मैं कहूँ 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 को अगर अपन 81 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6561। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कि अब सिर्फ उसमें कितना दूध है 6561 लीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन है। चलिए अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमने आज के पेपर में टोटल 5 क्वेश्चन कर लिए, पांचों क्वेश्चन बड़े इजी से थे। चलते हैं नेक्स्ट 56 नंबर पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म। हमें एक टर्म दे रखी है 2 की पावर में और हमें इसका वैल्यू बतानी। अगर मैं ऊपर वाले पोर्शन में से 2 की पावर 1996 अगर कॉमन ले लूं तो क्या 2 का क्यूब प्लस मेरे पास क्या बच जाएगा 1। अपोन में अगर मैं बात करूं यहां से 2 की पावर 1995 कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या 2 का क्यूब -1 बचेगा। 1995 पावर से 1995 पावर कट जाएंगी, सिर्फ बचेगा ऊपर 2 इंटू 2 का क्यूब 8 + 1 9 अपोन में 2 का क्यूब 8 - 1 तो क्या जाएगा 2 इंटू 9/7 तो क्या जाएगा 18/7। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। सिर्फ और सिर्फ हमें 2 की पावर यहां से कॉमन लेनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 57 नंबर पर। 57 नंबर क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। ax² = by + cz, by² = ax + cz, cz² = ax + by। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब देखो ये अलजेब्रा का क्वेश्चन हमारे पास बड़ा इजी सा। हमें ax² = by + cz दे रखे। अगर हम यहाँ कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री लगाएं कि हम कहें कि x y z सब आपस में बराबर, ए बी सी सब आपस में बराबर, तो हम क्या लिख सकते हैं ax² हर जगह ए बी सी की जगह a रख देते हैं, एक्स वाई जेड की जगह x रख देते हैं, तो ax² बराबर ax + ax। तो क्या ax² इक्वल आ जाएगा 2ax के, a से कट जाएगा, x² से x की एक पावर कट जाएगी, x बराबर क्या आएगा 2। अब x बराबर 2 इसका मतलब एक्स वाई जेड सबकी जगह 2 रख सकते हैं। अब एक्स वाई जेड सबकी जगह अगर हम 2 रख सकते हैं तो क्या अपन ए बी सी तीनों की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं क्या। ए बी सी तीनों की वैल्यू अगर अपन फाइंड करें तो इसी टर्म में एक्स की वैल्यू रख दें। तो हमारे पास अगर मैं यहाँ रखूँ तो मेरे पास ए बी सी तीनों टर्म्स भी आपस में इक्वल है तो उनका मान भी आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हमें ए बी सी की जरूरत ही नहीं, हमें क्या चाहिए 1/x + 1, 1/y + 1, 1/z + 1। अब देखिए ध्यान देना, ये मेरे पास टोटल 3 टर्म्स है। जब हम एक्स वाई जेड इक्वल कंसीडर कर रहे हैं तो ए की टर्म को लिखकर 3 टाइम्स कर दें, तो 3 × 1/x + 1। अब अगर मैं यहाँ
x की जगह वैल्यू रख दूं 2 तो क्या आएगा 3 इंटू 1/2 + 1, 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या जाएगा 1। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमने इसको करा कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री से। अगर किसी का मन ऐसा नहीं हो कि इसको कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री से करें तो देखो क्या कर सकते हैं, जो फाइंड करना है इस टर्म को अगर मैं ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर दूं पहले वाले को, सेकेंड टर्म को बी से और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कर दो सी से, तो हम क्या लिखेंगे a अपॉन में ax + 1, a अपॉन में ax + 1। अब देखो यहां मेरे को पता है कि मुझे ax² की टर्म बनानी है, ax² की टर्म बनानी है, लेकिन मेरे पास ax बन रहा है। इसका मतलब अगर मैं चाहूं तो इसको ax से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूं, इसको by से और नेक्स्ट वाली टर्म को cz से। तो जब आप x और साथ में लोगे तो ax अपॉन ax² प्लस आपके पास क्या बन जाएगा ax। अब पहले वाली टर्म ही मैं लिख रहा हूं ax² की जगह क्या मैं by + cz लिख सकता हूं, तो क्या आ जाएगा by + cz + ax। सेम अपन अगर तीनों टर्म्स ऐसे लिखेंगे तो हमारे पास सबका एलसीएम ax, by और cz का टोटल आएगा, ऊपर तीनों टर्म एडिशन में आ जाएंगी, सेम यही बन जाएंगी ax + by + cz, और ये टर्म्स आपस में कट जाएंगी, तब भी आंसर क्या आएगा 1। तो अपन इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए ये हमारे पास अलजेब्रा का क्वेश्चन था, बढ़िया शानदार सा क्वेश्चन कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री का, तो हमने इसको दोनों तरह से करने की कोशिश करी। अब चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन नंबर पर, 58 नंबर पर। देखिए 58 नंबर हमें क्या करें, इफ टू पोल्स ऑफ हाइट 30√3 एंड 15√3 मीटर बोथ सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट सम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। हमें इनके टॉप्स के बीच की डिस्टेंस बतानी है कि क्या होगी। अब देखो अगर हम यहाँ पर दो पोल बनाए, दो खंबे बनाए, एक पोल की लेंथ हम लोगों को दे रखी है 30√3, दूसरे पोल की लेंथ हम लोगों को दे रखी है 15√3, और दोनों किसी ग्राउंड पर पॉइंट से 60 डिग्री का एंगल बना रहे, ये एंगल भी 60 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री है। अब दोनों के बीच में मैक्सिमम हाइट पूछी है, इसीलिए हमने दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में बनाया। तो 60 डिग्री के सामने अगर 15√3 तो ये 15 आ जाएगी, 60 डिग्री के सामने 30√3 तो ये क्या 30 आ जाएगी। इसका मतलब बेस पर जो दोनों पॉइंट्स हैं इनके टोटल दूरी कितनी है 45, ये हमारे पास 45 मीटर ये टोटल डिस्टेंस है। अब हमें इनके टॉप के बीच की डिस्टेंस बतानी, तो अगर मैं इन दोनों को यहाँ से मिला दूँ तो ये बेस वाली डिस्टेंस 45 थी, तो ये भी 45 मीटर, ये पूरी लेंथ 15√3 यहाँ तक, तो ये भी 15√3, पूरी लेंथ थी 30√3 तो ये ऊपर आ गया 15√3। अब अगर मैं इसको मिला दूँ तो ये हमारे पास एक राइट एंगल बन जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमें हाइपोटेनियस चाहिए तो हम हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या रूट में 45 का स्क्वायर प्लस के अंदर 15√3 का स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो 45 का स्क्वायर जो हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास 2025, 15 का स्क्वायर करेंगे 225, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 675, इनको ऐड करेंगे तो रूट में क्या आ जाएगा 2700, और 2700 को अगर आप 900 इंटू 3 लिख लो तो 900 होता है 30 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 30√3। हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने करा 58 नंबर क्वेश्चन। ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, जनरली हमारे एग्जाम में हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो 2 मार्क्स तो आपके वहीं से हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 59 पर। हमें क्वेश्चन दे रखा है, इन ए सर्किल विथ सेंटर O, PQ and Q are the two chords such that angle PQR is equal to 118 डिग्री, what is the measure of OPR। चलिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये हमने एक सर्किल बनाया, इसमें हम लोगों को 2 कोड्स दे रखी हैं, 2 कोड हमें दे रखी हैं PQ और QR। PQ और QR दे रखी है, इसका मतलब Q इनका कॉमन पॉइंट है। एंगल PQR हमारे पास है 118 डिग्री। ये सर्किल का अगर अपन सेंटर ले रहे हैं, सेंटर को हमने P और Q से मिला दिया, तो हम लोगों को फाइंड क्या करना है, और P और R को भी अगर मैं मिला दूं तो मुझे एंगल फाइंड करना है OPR, ये वाला एंगल फाइंड करना है कि क्या होगा। अब देखो अगर मैं यहाँ एक पॉइंट और अलग से मिलाऊं, एक पॉइंट अगर मैं अलग से मिला दूं
ये 118 डिग्री है। तो हम लोगों ने ये अगर एक पॉइंट S बना लिया सर्कमफ्रेंस पर, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो ये 118 डिग्री है, तो ये एंगल हमारे पास क्या जाएगा 62 डिग्री। अब अगर S पर एंगल 62 बना तो ये सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो इसका डबल होगा, क्या जाएगा 124 डिग्री। अब OP और OR आपस में बराबर होंगी, इस सर्किल की रेडियस होंगी। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि एंगल P और एंगल R आपस में बराबर होंगे। अब ये एक OPR एक राइट एंगल, एक ट्रायंगल बना हमारे पास। ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। इसमें से एक एंगल अगर 124 डिग्री, तो यहाँ से अगर अपन दोनों एंगल्स का सम निकालें तो 180 में से 124 घटा दें तो हमारे पास क्या जाएगा 56 डिग्री। अब दोनों एंगल इक्वल हैं तो 56 का हाफ करेंगे तो क्या जाएगा 28 डिग्री। तो हमारा P वाला एंगल क्या जाएगा 28 डिग्री। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 60 पर। समांतर चतुर्भुज ABCD में AB, BC और AC हमें दे रखी है, तो हमें BD की लेंथ बतानी है कि क्या होगी। देखिए पैरेललोग्राम की एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है, अगर ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD, तो हम क्या कहेंगे कि इनकी चारों साइड्स के स्क्वायर का सम इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ दोनों डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का डबल, क्योंकि आमने सामने की साइड होती है तो डबल लिखते हैं। इन चारों साइड के स्क्वायर का सम जो होगा वो इन दोनों डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो यहाँ से मैं क्या लिखूँ AB का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 बराबर एक डायगोनल AC की लेंथ हम लोगों को दे रखी है 12, तो 12 का स्क्वायर 144 हमें दूसरे के वैल्यू चाहिए। तो अब देखो 64 प्लस 36 100, 100 का डबल 200 बराबर 144 प्लस D2 का स्क्वायर। तो यहाँ से दूसरे डायगोनल का स्क्वायर 200 में से 144 अगर घटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 56। अब अगर इसका रूट कर दूंगा तो 56 को क्या 14 इंटू 4 लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 2√14। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारे पास BD की लेंथ आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी पेपर के हमने 10 क्वेश्चंस का एनालाइज कर लिया, चलते हैं आज के पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर 61 नंबर पर। सॉरी, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ द वर्कर इन ए वर्कशॉप इज 8500 इफ द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 7 टेक्नीशियन इज 10,000, एवरेज मंथली सैलरी ऑफ द रेस्ट इज 7800, देन द टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन द वर्कशॉप। देखिए हमारे पास 7 टेक्नीशियन है जिनकी एवरेज सैलरी 10,000, एक्स अदर एम्प्लॉई है, इनके एवरेज सैलरी हमारे पास 7800, और पूरी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉइज हैं इनकी एवरेज सैलरी 8500। तो क्या हम यहाँ से एलिगेशन लगा लें 7800 और 8500 का डिफरेंस 700, 10,000 और 8500 का डिफरेंस 1500, तो रेशो क्या है 7:15। अब इस 7 की वैल्यू 7 टेक्नीशियन के बराबर, तो अदर एम्प्लॉय कितने थे 15 अदर एम्प्लॉय थे, 7 टेक्नीशियन थे, तो 15 प्लस 7 क्या आ जाएगा 22। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा 61 का। चलिए ये एलिगेशन का बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, एलिगेशन भी यूज हो रहा है और एवरेज का कंसेप्ट भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 62 पर। हमें क्वेश्चन कह रहे हैं A cone, a hemisphere, a sphere and a cylinder have equal radius of their base and their heights are equal to their radius. Then find the ratio of their volumes. हमें 4 चीजें दे रखी है और हमें इनके वॉल्यूम का रेशो बताना है। सबसे मेन बात इसने क्या कही कि इनकी जो रेडियस है और इनकी जो हाइट है, जो कोई भी आकृति है उनकी वो सेम है। तो R बराबर H अपन लिख सकते हैं। हमारे पास सबसे पहले कोन है, फिर हमारे पास हेमिस्फीयर है, फिर हमारे पास एक स्फीयर है और एक सिलेंडर है। चलिए इनके वॉल्यूम्स की अगर बात करें, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो h की जगह भी r लिख रहा हूं। हेमिस्फीयर की जगह अगर अपन बात करें, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r क्यूब, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब,
और सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है हमारे पास, वो हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो एच की जगह भी आर लिख रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ने क्लियर मेंशन करा कि इनकी रेडियस और जो हाइट है वो इक्वल है। तो अब देखो पाई आर क्यूब से पाई आर क्यूब हर जगह कैंसिल कर दें, तो मेरे पास क्या आया 1/3 रेशो 2/3 रेशो 4/3 रेशो 1। अब अगर इनका एग्जैक्ट रेशो निकालना है, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1:2:4:3, ये हमारे पास इन चारों का कंबाइंड रेशो आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1:2:4:3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 63 नंबर पर। देखो 63 नंबर क्वेश्चन हमें देखते ही पता लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमारे पास किसका है। ये क्वेश्चन हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री का। π/6 5π/6 ये हमें दे रखा है। तो अगर आपको पता है कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, तो π/6 की वैल्यू आप क्या 180/6 30 डिग्री कह सकते हो। तो 5π/6 की वैल्यू क्या आ जाएगी 150 डिग्री। तो हम लोगों के पास क्वेश्चन क्या है, कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक 150 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री। कोसेक 30 डिग्री सॉरी कोट 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री हमारे पास क्या होता है √3 का स्क्वायर कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 3। कोसेक 150 डिग्री, क्वाड्रेंट बना सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक होते हैं पॉजिटिव। 150 को अगर मैं 90 + 60 लिख दूं तो क्या चेंज हो जाएगा, कोसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में, और क्या आ जाएगा सेक 60 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, तो उसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 1/3, तो ये क्या बना 3। सेक 60 डिग्री की अगर वैल्यू की बात करें तो हमारे पास क्या होती है 2, और ये क्या बच जाएगा 3 से 3 कट जाएगा 1, तो 3 + 2 + 1 क्या है 6। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको जो टेबल की वैल्यूज है वो बड़े अच्छे से याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 64 नंबर पर। लाइन दे रखी है 3x + y = 9, डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इन व्हाट रेशो। हमें ये रेशो बताना है कि जो इस पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को किस रेशो में बांटते हैं। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 1,3, सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2,7। अब इनको ये लाइन है जो 3x + y = 9, हमें बताना है किस रेशो में इंटरसेक्ट करेगी। मान लिया कि वो रेशो में इंटरसेक्ट करेगी वो लैम्डा रेशो 1 है, और वो इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y। तो अगर हम x की वैल्यू निकालें तो वो क्या 2 लैम्डा, लैम्डा को 2 से मल्टीप्लाई करा 2 लैम्डा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1 अपॉन में लैम्डा + 1। y की वैल्यू की अगर बात करें, लैम्डा को 7 से मल्टीप्लाई करा 7 लैम्डा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा +3 अपॉन में लैम्डा + 1। अब देखो ये यहाँ अगर अपन रखें x और y की वैल्यू इस लाइन में, क्योंकि हमें पता है कि इस लाइन का और दोनों लाइन का, पहली जो लाइन के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं और दूसरी जिसकी इक्वेशन दे रखी है, दोनों एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, और इंटरसेक्शन पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जो दोनों लाइनों को सेटिस्फाई करता है। तो x और y की वैल्यू अगर रखें, x की जगह रखा 2 लैम्डा + 1 अपॉन में लैम्डा + 1, y की जगह रखा 7 लैम्डा + 3 अपॉन में लैम्डा + 1, इक्वल किसके आएगा 9 के। तो अब देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 लैम्डा + 3 प्लस 7 लैम्डा + 3, एलसीएम लैम्डा + 1 आया, उसको उधर 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 लैम्डा + 9, 6 + 7 13 लैम्डा, 9 लैम्डा इधर आते ही माइनस का, 3 और 3 6 उधर जाते ही माइनस का, 9 - 6, तो क्या आ जाएगा 4 लैम्डा = 3। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आई 3/4। लैम्डा की वैल्यू 3/4 आई, तो रेशो था लैम्डा रेशो 1, तो 3/4:1, तो एग्जैक्ट रेशो क्या आ जाएगा 3:4। 4 हटाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारा आंसर क्या आएगा 3:4। अब देखो 3:4 के दो ऑप्शन है कि इसको इंटरनली डिवाइड करेगा या एक्सटर्नली आउटर। तो हमें पता है ये रेशो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या करेगा अंतः विभाजित करेगा। लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव आती तब हम कहते कि इसको बाह्य विभाजित करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 65 नंबर पर। आज के पेपर का हमारा 15 नंबर क्वेश्चन 65। देखिए ये रहा हमारे पास,
3.6, 1.8 और 0.114 इनके हमें एलसीएम बताने कि क्या होंगे। पॉइंट वाले नंबर्स का एलसीएम निकालने के लिए हमें रूल पता है कि हमें पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम बनाने होते हैं। तो लास्ट जो मैक्सिमम पॉइंट के बाद डिजिट है वो 3 है, तो सब में 3 डिजिट बनाते हैं। तो मैं लिखता हूँ 3.600, 1.800 और 0.144। अब अगर हमें इनका एलसीएम निकालना तो पॉइंट हटा देते हैं, 3600, 1800 और 144। अब अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो सबसे बड़ा नंबर 3600 है, तो एलसीएम यहाँ 3600 ही आ जाएगा, क्योंकि 1800 उसमें डिवाइड जाता है, 144 का भी उसमें डिवाइड जाता है। तो अब देखो एलसीएम आया 3600। अब वापस से पॉइंट लगाना है तो 3 डिजिट के बाद फिर पॉइंट लगा दो, तो क्या जाएगा 3.600 या 3.6। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी। कई बार कुछ लोग गलती क्या करते हैं, 3600 ही ऑप्शन में देखते ही उनको लगता है कि यार यही आंसर होगा, पॉइंट तो हटा लेते लेकिन वापस से पॉइंट लगा नहीं पाते। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट लगा रहे हैं वापस से, ताकि हमारा आंसर एकदम सही आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 66 पर। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया डीआई का। डीआई में हमें एक टेबल दे रखी है, उसके अंदर हमें दे रखा है आर्ट स्ट्रीम, फिर नेक्स्ट दे रखा है साइंस स्ट्रीम, ईयर्स हमें दे रखे हैं और उसके अंदर अटेंडेंस अपीयरेंस दे रखी है और परसेंटेज क्वालिफाइड, प्रतिशत योग्य दिखा रखे। ये हम लोगों को डाटा दे रखा है। तो हमें क्या करना है, ये टेबल हमें क्वेश्चन ने दे रखा है कि द टेबल गिवन शोज दैट अ नंबर ऑफ द स्टूडेंट वो अपीयर एंड क्वालिफाई द सेक्टर टेस्ट फॉर एडमिशन ऑफ द फर्स्ट ईयर क्लास इन आर्ट्स एंड साइंस इन कॉलेज फ्रॉम 2007 टू 2010। चलिए अब कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट वो फेल्ड टू क्वालिफाई द इन साइंस स्ट्रीम इन 2010 वाज। साइंस का एग्जाम 2010 में जो पास नहीं कर सके, साइंस की बात हो रही है, 2010 में टोटल स्टूडेंट थे 1085, इसके सिर्फ 20% लोगों ने इसको क्वालिफाई करा, तो डिसक्वालीफाई कितने हो गए, 80%। तो क्या 1085 का 80% निकाल लें, का मतलब मल्टीप्लाई, परसेंटेज हटाया, अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 से क्या 2 टाइम, 5 से अगर अपन इसको काट दें तो ये क्या 217 बार, ये चला जाएगा 4 बार। 217 का अगर अपन 4 गुना कर दें तो हमारे पास क्या जाएगा 868। हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे पास 66 का आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 67 नंबर पर। 3 क्वेश्चन है डीआई के इसी पर, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर, डाटा हमें पता है तो सीधा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द ईयर 2009 हाउ मैनी मोर स्टूडेंट क्वालिफाई इन आर्ट स्ट्रीम देन दोज वो क्वालिफाई इन साइंस स्ट्रीम। 2009 में आर्ट में कितने लोगों ने ज्यादा क्वालिफाई करा साइंस वालों से। तो देखो 2009 में आर्ट्स में 960 के 40% लोगों ने क्वालिफाई करा, तो 960 का अगर 40% निकालें तो हमारे पास क्या जाएगा, 960 का 40%, 10% 96 का 40% निकालना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा 384। अब अगर साइंस की बात करें तो 720 का 35% निकालेंगे, इंटू 35 परसेंटेज हटाया, अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 से क्या 2 बार, ये क्या 7 बार, 2 से चला गया 36 बार। अब 36 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 6 जा 42 लिख दिया, 2 कैरी बच गई 4, 7 21 और 4 क्या आ जाएगा मेरे पास 25। 384 में से 252 घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 132। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो 67 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 68 नंबर पर चलते हैं। What was the percentage increase in the number of students appearing in art stream from 2007 to 2008? 2007 में आर्ट में अपीयर हुए 850, 2008 में अपीयर हुए 1020। कितने अपीयर ज्यादा हुए, 170। किससे ज्यादा हुए, 850 से। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। 170 में 850 का डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, ये 17 से गया एक बार, ये गया 5 बार, 1/5 की वैल्यू 20%। तो 2008 में कितने परसेंट स्टूडेंट ज्यादा अपीयर हुए, 20%। ये हमारा आंसर आ गया। तो डीआई के तीनों क्वेश्चन बड़े इजी थे, हमने कर लिए। अब चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पर।
69 नंबर क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। अब इस क्वेश्चन को देखते ही पता लग रहा है कि अलजेब्रा का क्वेश्चन है। हमें फाइंड क्या करना है, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं कहूं कि इसमें हम ऊपर और नीचे x से डिवाइड कर दें, ऊपर और नीचे x से डिवाइड कर दें, तो क्या एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब अपॉन में क्या x प्लस 1 अपॉन एक्स बनेगा। अब हम लोगों को जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। अगर अपन इसको डिवाइड कर दे x से तो क्या आएगा, x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 0। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या बनेगा, 3। अब जब x प्लस 1 अपॉन एक्स 3 होता है तो आप सब लोग जानते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू 18, x प्लस 1 अपॉन एक्स 3, तो 18/3 क्या आ जाएगा, 6। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर किसी को x प्लस 1 अपॉन एक्स 3 से एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब नहीं आता तो वो क्या कर सकता है, इसको लिख सकता है x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब माइनस में 3x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये एक अलजेब्रा का फॉर्मूला है। x प्लस 1 अपॉन एक्स 3 का क्यूब 27 माइनस में 3 इंटू 3, तो 27 माइनस 9 क्या आ जाएगा हमारे पास, 18। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 18/3 आंसर आया 6। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 70 नंबर पर। सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 3/5 है। थीटा 0 से 90 डिग्री है, तो हमें बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो क्वेश्चन में जो दे रखा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 3/5। तो यहां से सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा क्या 3 प्लस 5 अपॉन में 3 माइनस 5, तो क्या 8/-4, 8/-2, 8/-2, तो क्या बना, माइनस का 4। लेकिन हमें पता है क्वाड्रेंट फर्स्ट है, 0 से 90 डिग्री है, तो हम नेगेटिव का साइन नहीं ले सकते। तो सेक थीटा अपॉन टेन थीटा को क्या 4/1 या 4 लिख सकते हैं। सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, सेक थीटा 1 अपॉन कोस थीटा, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, तो 1 अपॉन साइन थीटा बराबर 4/1, तो साइन थीटा बराबर 1/4। तो अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें तो ये 1 रहेगा और ये 4, तो ये मेरे पास क्या जाएगा, 16 माइनस 1 रूट में 50। हमें फाइंड क्या करना है, कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा प्लस कोट थीटा। कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और सेक कोट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमारे पास है। अपन सबकी वैल्यू रख दें, रूट 15/1 बेस हमारे पास, सॉरी रूट 15/1 नहीं, हाइपोटेनियस तो हमारे पास यहां पर क्या है, हाइपोटेनियस तो हमारे पास क्या है 4/1 प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनियस रूट 15 अपॉन में 4 प्लस बेस क्या आया, रूट 15 अपॉन में 1। पूरे का एलसीएम अगर अपन 4 ले ले तो क्या आएगा, 16 प्लस रूट 15 प्लस क्या आ जाएगा, 4 रूट 15, तो क्या आ जाएगा 16 प्लस 5 रूट 15 अपॉन में 4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन ए। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था। चलिए 20 क्वेश्चन करिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 71 नंबर पर। A car travel from A to B at the V1 speed, travel back from B to A at V2 speed and again goes back A to B with V2 speed. The average speed of the car is, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। स्पीड हमें V1 V2 दे रखी है, तो हम टोटल जो हर बार A से B के बीच की डिस्टेंस है वो अपन V1 V2 किलोमीटर मान लेते हैं। फर्स्ट टाइम हम चले V1 की स्पीड से, सेकेंड टाइम हम यही डिस्टेंस चल रहे हैं V2 की स्पीड से, और थर्ड टाइम हम ये डिस्टेंस चल रहे हैं V2 की स्पीड से।
ये डिस्टेंस भी V1 V2 थी, ये डिस्टेंस भी V1 V2 थी, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है 3V1 V2 किलोमीटर। V1 की स्पीड से अगर हम इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो टाइम कितना लगा V2 आवर्स। V2 की स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं V1 आवर्स, ये भी V1 आवर्स, तो टाइम क्या आया V2 प्लस 2V1। अब यहाँ से अगर अपन एवरेज स्पीड निकालें तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस हमारे पास 3V1 V2 अपॉन में टोटल टाइम V2 प्लस 2V1। अब ये देख लेते हैं हमें किस ऑप्शन के अंदर मिल रहा है। तो अगर अपन ऑप्शन पर ध्यान से देखें तो ऑप्शन क्या है सी। सारे ऑप्शन मिलते जुलते हैं तो आपको ध्यान से सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन है, तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 72 नंबर पर। A certain sum amounted to 4205.55 at 15% per annum and 2/5 year. Interest compoundedly. The sum is, रेट दे रखी है, सॉरी रेट हम लोगों को दे रखी है 15%, टाइम हम लोगों को दे रखा है 2/5 ईयर, और अमाउंट हम लोगों को दे रखी है 4205.55। हमें प्रिंसिपल बताना है कि क्या होगा। 15% को 3/20 लिखे, टाइम 2/5 ईयर है, और दूसरी बार तो रेट पूरी काउंट ही नहीं होगी, तो 20 का स्क्वायर। प्रिंसिपल अगर एक बार 400 लेट करें तो फर्स्ट ईयर हमें क्या 400 का 3/20 मिलेगा। 400 का अगर अपन 3/20 निकाले तो 60। सेकेंड ईयर फिर इसका 3/20 मिला 60, 60 का 3/20 9। थर्ड ईयर अगर अपन बात करें, पूरा थर्ड ईयर है ही नहीं, 2/5 ईयर है, तो 15 का अगर 2/5 निकालो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। इसका मतलब अगली बार 6% ब्याज ले लें। 400 का 6% क्या है 24, 60 का 6% क्या आएगा 3.6, 60 का 6% 3.6, और 9 का 6% तो क्या जाएगा 0.54। तो अगर अपन टोटल इंटरेस्ट निकालें, फर्स्ट ईयर था 60, सेकेंड ईयर था 69, और थर्ड ईयर हमारे पास था 24 और 30, 31.2, 31.74, ये हमारे पास आ जाएगा। तो टोटल अगर अपन करें तो क्या आ जाएगा 9 और 1 10, ये क्या आ जाएगा 6 दूनी 12 और 3 15, 160.74। ये हमारे पास इंटरेस्ट बना CI, प्रिंसिपल हमारा 400, तो हमारी अमाउंट क्या बन जाएगी 560.74। इसकी वैल्यू में दे रखी है 425.55, हमें प्रिंसिपल निकालना, तो 420.5.55, इसकी वैल्यू हमारे पास है 560.74। वैल्यू हमें किसकी चाहिए प्रिंसिपल की 400 की। तो अब देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दें, 2 से अगर अपन इसको काट दें, 2 से क्या 200 बार, 2 से अगर अपन इसको काटें 2 8 0 3 7, ये हमारे पास है। अब अगर अपन इन वैल्यूज को काटें तो ये इससे चला जाएगा एक बार, ये चला जाएगा 15 बार, 15 को 200 से गुना करा तो प्रिंसिपल क्या आ जाएगा 3000, ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा प्रिंसिपल क्या आ जाएगा 3000, ये हमारा आंसर आया 72 नंबर का। ये CI का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 73 पर। When an article is sold at 8/7 of its selling price, that it's a loss of 37%. What will be the profit percentage when the same article is sold at 19/12 of its selling price? चलिए कोशिश करते। देखो जब हम सेलिंग प्राइस के 7/8 पर बेचते हैं तो 37% का लॉस होता है। प्रॉफिट या लॉस हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अगर हम 100% माने तो 37% का लॉस हुआ। इसका मतलब हमने उसको कितने परसेंट में बेचा 63%। ये सेलिंग प्राइस का 7/8 था, तो अगर सेलिंग प्राइस 8 था तो 7 में बेचा। 8 की वैल्यू मेरे को निकालनी है, 7 की वैल्यू अगर 63% तो 1 की वैल्यू 9%, तो 8 की वैल्यू 72%। इसका मतलब हम स्टार्टिंग में इसको 72% में बेच रहे थे। अब कह रहे हैं कि अगर हम उसके 19/12 पर बेचें,
72% का अगर 19/12 निकाले तो 12 से गया 6 पर, 19 को 6 से गुना करा, इसका मतलब 114% में बेच रहे। 100% वाली चीज अगर 114% में बेची जाए तो कितना प्रॉफिट होगा? 14% का। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा आंसर आया 14%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 74 नंबर पर। पी क्यू आर की इनकम का टोटल हमें दे रखे, पी और क्यू अपनी इनकम का इतना इतना % खर्च करते हैं और सेविंग्स का रेशियो हमें दे रखे, तो हमें पी और आर के इनकम का डिफरेंस बताना है कि क्या होगा। 3 लोग हैं पी क्यू आर, तीनों की टोटल इनकम हम लोगों को दे रखी है 139,200। पी क्यू आर तीनों का एक्सपेंडिचर हम लोगों को दे रखे, ये अपनी इनकम का कितना कितना % खर्च करते हैं? 75%, 85 सही 5/7% और 63 सही 7/11%। 75% का मतलब 3/4, 85 सही 5/7 का मतलब अगर अपन लिखें तो आपको पता है 1/7 की वैल्यू 14 से ही 2/7, तो ये घटा रखा है तो क्या है? 6/7, और ये मेरे पास क्या है? 7/11। ये इनके खर्चे। अगर इनकी सेविंग्स की बात करूं तो इनकी सेविंग्स का रेशियो हम लोगों को दे रखा है 17:12:8, ये हम लोगों को दे रखा है। तो यहाँ अगर इनकम की बात करी जाए, एक की इनकम अगर 4 थी, 3 खर्च कर दिए तो बचे कितने? एक की वैल्यू 17 तो 4 की वैल्यू 68। अगर बी की इनकम 7 थी, 6 खर्च कर दिए तो बचाएगा एक की वैल्यू 12 तो 7 की वैल्यू 84। ये 7 खर्च कर रहा है 11 में से तो बचाएगा 4 की वैल्यू 8 तो 1 की वैल्यू 2 तो 11 की वैल्यू 22। तो ये क्या है? तीनों की इनकम का रेशियो आ गया। अगर हम इसको 2 से काट दें 34, 42 और 11, अब तीनों की टोटल इनकम रेशियो में कितनी आ गई? 4 2 और 6 7, 5 और 3 8, 87। मुझे पता है टोटल इनकम है 139,200, इसकी वैल्यू हमारे पास 87। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? पी और आर के वेतन के डिफरेंस की। इन दोनों का जो वेतन का डिफरेंस आया, इनकम का डिफरेंस आया, वो क्या आया? 23। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए? 23 की। अगर अपन इसको सोल्व करें 87 से अगर काटें, सबसे पहले ये चला जाएगा एक बार, बच जाएगा 13 और 39 क्या बच जाएगा? 52, फिर चला जाएगा 522, फिर हमारे पास ये चला जाएगा 6 बार। 1600 को अगर अपन 23 से गुना करें तो मेरे पास 16 को 23 से गुना करो, 6 3 18, कैरी आ गई 1, फिर क्या जाएगा? 16 को अगर अपन 23 से गुना करें तो क्या आया? 6 3 18, कैरी आ गई 1, फिर हमारे पास क्या जाएगा? 6 दूनी 12 और 3 15 और 1 16, कैरी बच जाएगी फिर से 1 और 2 और 1 3, तो क्या आ जाएगा? 36800। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं पेपर के लास्ट क्वेश्चन पर, 75 पर। In an election, 11 side 1/9% voter did not cast their vote. In the election, party A get 18% more cast vote than party B. If party A get 23,600 vote, then find out the total number of the votes in the voting list. A को मिले 23,600, B के बताने हैं सबसे पहले, और हमें कह रहा है A को B की तुलना में 18% अधिक वोट मिले। B को अगर 100% मिले तो A को 118%। 118% की वैल्यू अगर 23,600 तो 1% की वैल्यू क्या? 200, तो 100% की वैल्यू 20,000। इसका मतलब पार्टी A को मिले 23,600 और B को मिले 20,000, तो इन दोनों को टोटल मिलाकर वोट मिले 43,600। लेकिन 11 से 1/9% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, तो ये क्या हुआ? 1/9। तो टोटल वोट 9 थे तो 1 ने नहीं डाले, तो वोट डाले कितने लोगों ने? 8 ने। 8 की वैल्यू ये है हमारे पास, तो 1 की वैल्यू निकाले, 8 5 40, चला जाएगा 4 पर, बच जाएगा 5450। हमें टोटल वोट चाहिए तो 9 की वैल्यू चाहिए, तो 9 की वैल्यू चाहिए, इसको 9 से मल्टीप्लाई करते, 9 5 45, 4 9 चौक 36 और 40 4, 49050। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो हमें बताना है कि कुल मत कितने थे, तो हमारा आंसर आ गया
49,050, ये हमारा आंसर आ गया। तो आज के पेपर के हमने मैथ्स के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इनको बड़े अच्छे से देखना, कहीं आपको कोई डाउट हो तो आप बताना। हम मिलेंगे अगले पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ, नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।